अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन जी स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, क्लियर है? ओके। अच्छा, कुछ टॉपिक है हमारे स्पेसिफिक टॉपिक जो रहेंगे जिनमें से जो थोड़ा सा डिटेल में है वो हमारे पास ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक है, जिसको हम कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करें, ऐसे जिसमें इतनी ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, टोटल थ्योरी बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सारे थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ट्रांजेक्शन बेसिकली होती क्या है और उन ट्रांजेक्शन को हम मैनेज कैसे कर रहे होते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल किस तरीके से कर रहे होते हैं। तो ये हमारा जो है वो एजेंडा है आज की क्लास का कि हम ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट को देखें और हम इंट्रोडक्शन टू नो एसक्यूएल जो हमारे पास मूवमेंट है कि नॉट स्ट्रक्चरल जो हमारे पास डेटाबेस स्ट्रक्चर है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट से। ट्रांजेक्शन इज बेसिकली जब हम डीटीएमएस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेस की टर्म में अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो एनी एक्टिविटी जिसके पीछे मल्टीपल ऑपरेशन हो दैट इज अ ट्रांजेक्शन। लेट सपोज मैं एचपीएल इंटरनेट की ऐप यूज कर रही हूँ, तो जब मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूंगी और फिर उसके बाद मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन ये हो रही होगी, मेरा अकाउंट बैलेंस, अब से मैं लेट सपोज कहीं फंड ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं कुछ जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन लॉग देख रही हूँ, मैं समरी देख रही हूँ, तो दैट इज मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म। और वो कहाँ परफॉर्म हो रही है? जो डेटाबेस मेन डेटाबेस जहाँ पे एक्चुअल मेरा डाटा पड़ा है सर्वर पे, वहाँ पे मेरी ट्रांजेक्शन जा रही है और वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दे रही है। अब लेट सपोज एक स्टूडेंट जो है वो एलएमएस पे लॉग इन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है और अपने कोर्सेज भी वो कर रहा है, तो दैट इज ये हमारे पास क्या है, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। कोई स्टूडेंट जाके अपने कोर्स के मार्क्स देख रहा है कि सेक्शन में कितने मार्क्स हैं, तो दैट इज अ ट्रांजेक्शन। तो उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के लिए मल्टीपल ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आर ट्रांजेक्शन इज अ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, अब आपको लेट सपोज अपने डीबीएमएस के कोर्स के सेक्शन मार्क्स देखने हैं। लेट सपोज मैंने 60 का जो है वो सेशनल का मार्क्स अपलोड कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, सब उस ट्रांजेक्शन को अचीव करने के लिए यू विल परफॉर्म मल्टीपल टास्क। तो वो मल्टीपल टास्क क्या होंगे? सबसे पहले तो आप एलएमएस पे लॉगिन पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, देन फिर आप कोर्स पेज पे जाएंगे, फिर आप मार्क्स पे जाएंगे। तो एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के लिए ये वो ट्रांजेक्शन एक्चुअली क्या है जिसमें आपने अपने मार्क्स क्यों करने, अब वहां तक पहुंचने के लिए आपको मल्टीपल स्मॉल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। So our transaction is comprised of multiple operations. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि transaction management comprises database recovery and concurrency control. Database recovery is that कि अगर within a transaction हो रही है और ट्रांजेक्शन के बीच में आपका सर्वर डाउन हो गया ड्यू टू एनी रीजन, तो हाउ यू विल रिकवर फ्रॉम इट। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि हम एटीएम में ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं और सर्वर डाउन हो जाता है तो हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती, या हम विड्रॉ करवा रहे हो कुछ अमाउंट। ऑफ लेट सपोज मेरे पास जो एग्जिस्टिंग बैलेंस मेरे अमाउंट में है दैट इज 20,000 और मैं क्या स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मुझे वहां से 30,000 विड्रॉ करवाना है, तो क्या होगा इस केस में मेरे पास जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई पार्शियल स्टेट हो। पार्शियल स्टेट ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास 20,000 है और मुझे 30,000 चाहिए तो वो मुझे 20,000 कहे कि आपको 30,000 में से 20,000 तो मिल गए, 10,000 आपके अमाउंट अकाउंट में नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कोई पार्शियल स्टेट नहीं होगा। या तो ट्रांजेक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या तो ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली कमिट हो या ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो जाए। इसके बीच में कोई पार्शियल स्टेट ना हो कि आधी हो आधी ना हो। ठीक है, तो जब हम ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस रिकवरी, कि जब कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते वक्त कोई भी फेलियर अगर हो गया आपके सर्वर में, तो आप उससे कैसे रिकवर करेंगे। एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, लेट सपोज उस ट्रांजेक्शन में 5 या 7 ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए, ये 7 ऑपरेशन हो जाए तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। मीनवाइल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हुई, एग्जीक्यूट होते हुए 3 ऑपरेशन उसने कंप्लीट कर लिया और आपका सर्वर डाउन हो गया। उस टाइम पे आपके डेटाबेस का क्या स्टेट होगा? जब डेटाबेस दोबारा से रिकवर करेगा तो वो उन 3 ऑपरेशन से स्टार्ट करेगा,
या वो उस ट्रांजेक्शन को स्क्रेच से करेगा। तो ऐसे स्टेट में जहाँ कोई ट्रांजेक्शन ऑपरेट हो रही है, पूरी कंप्लीटली कमिट ना हुई हो और ड्यू टू एनी फेलियर आपका सिस्टम डाउन हो जाए, तो हम कहते हैं कि उस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट स्टेट पे चला गया, कि एक ट्रांजेक्शन हो रही थी बट वो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली जो है वो कमिट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उसका स्टेट हमारे सिस्टम में स्टोर नहीं हो सका। तो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस रिकवरी एंड कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल हमें क्या कह रही है कि जब आपके एक ही सर्वर पे मल्टीपल यूजर एट अ टाइम रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे हम की डायनामिक्स की एग्जांपल लें, तो एक टाइम पे जब पेपर सबमिशन टाइम होता है तो उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो सारे यूजर सारे स्टूडेंट्स मीन टाइम पे जो है वो उसी टाइम पे अपना पेपर अपलोड कर रहे होते हैं, तो एप्लीकेशन क्या होती है, थोड़ी स्लो होना शुरू हो जाती है, हैंग होना शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी कंट्रोल, कि जब मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे आपके डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप अपने डेटाबेस को कंकरेंट कैसे बनाएंगे। कंकरेंट मीन्स कि जिसको जो डाटा रिक्वायर्ड है आप उसको वो डाटा प्रोवाइड करें। तो ये दो चीजें हम देख रहे होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो द बेस ऑफ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करें। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो है कोई नई प्रोडक्ट ऐड हो रही है, तो उस प्रोडक्ट की एंट्री जो मेरे डेटाबेस की स्टेट को चेंज कर रही है, सो दैट इज अ ट्रांजेक्शन। मे इन्वॉल्व वन और मोर ऑपरेशन। ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रांजेक्शन में एक से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एडमिन हूँ और मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करनी है, स्टॉक अपडेट करना है, तो जब मैं स्टॉक अपडेट करूंगी तो उसके लिए सबसे पहले मैं सिस्टम पर लॉग इन करूंगी। अगर मैं लॉग इन नहीं हुई थी पहले से, लॉग इन किया, वो पहले मुझे ऑथेंटिकेट करेगा कि मैंने यूजर नेम और पासवर्ड। तो एक ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट मल्टीपल ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर। यूजली हमें क्या बता रहा होता है कि रियल वर्ल्ड सिस्टम की जो एक्टिविटीज हैं उसको मैप कर रहे होते हैं हम सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, अगर हमारे पास एक एग्जाम सिस्टम में कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है जिससे स्टूडेंट की जीपीए निकाली जा रही है, तो उसमें मल्टीपल ऑपरेशन है, तो दैट इज बेसिकली अ ट्रांजेक्शन। और उस ट्रांजेक्शन को अचीव करने के लिए वी कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस। मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स। मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी, जिस तरह हमने आपके प्रोजेक्शन पे आपने देखा होगा कि एक जगह कहीं से आप प्रोडक्ट लेट सपोज डिलीट कर रहे हैं और वो फॉरेन की के तौर पे बहुत जगह यूज हो रही है, तो वो हर जगह उन टेबल से वहाँ उसकी एंट्री रिमूव होगी। तो मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन की कहीं एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का मल्टीपल जगह इफेक्ट पड़े आपके डीबीएमएस में, तो दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हमारे पास हो सकती है। कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ डेटाबेस। कंसिस्टेंट स्टेट क्या होगा हमारे पास, डुप्लीकेटेड डाटा डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट। अगेन, अगर किसी भी सेम कोई एंटिटी है जिसका डाटा मल्टीपल टेबल्स में पड़ा है, लेट सपोज प्रोडक्ट का नेम अगर मैं अपडेट कर रही हूँ, या मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी अपडेट कर रही हूँ, या मैं प्रोडक्ट का स्टॉक अपडेट कर रही हूँ, और वो प्रोडक्ट मेरे पास मल्टीपल टेबल्स में उसका डाटा है, तो वो डुप्लीकेटेड डाटा एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करे। अगर मेरे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी 10 थी और मैंने 5 सेल आउट कर दी, तो 10 - 5 जहां जहां प्रोडक्ट का स्टॉक शो हो रहा है वो 5 शो करे। ऐसा नहीं हो कहीं 5 हो कहीं 10 हो। तो डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। डीबी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट्स द रियल वर्ल्ड सिस्टम। आपके बिजनेस रूल फॉलो होने चाहिए। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि आपने बिजनेस रूल डिफाइन किया है कि एक सेमेस्टर में एक स्टूडेंट 5 से ज्यादा कोर्सेज में एनरोल नहीं हो सकता, तो जब आप एक स्टूडेंट को 5th कोर्स में एनरोल करें और सेम स्टूडेंट को 6th कोर्स में ऐड करना चाहें, तो वो बिजनेस रूल आपको लिमिट कर दे। So this student has already been enrolled in 5 courses. तो जो बिजनेस रूल है वो फॉलो है, तो दैट इज कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ डीबी, कि जो डुप्लीकेटेड वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करें, सेम हो, हर जगह वही सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और आपकी जो बिजनेस फ्लो है वो बिजनेस रूल्स या बिजनेस फ्लो या जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कंस्ट्रेंट फॉलो होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कहीं पे आप कभी कभी आपके एप्लीकेशन में स्टूडेंट 6 कोर्सेज में एनरोल हो रहा है, कभी वो 5 के बाद जब छठे पे एनरोल कर रहे हैं तो वो एरर दे रहा है, ऐसा नहीं है।
थ्रू आउट आपके डेटाबेस का जो स्टेट है वो कंसिस्टेंट रहे, उसकी फंक्शनैलिटी इफेक्ट ना हो। नंबर ऑफ यूजर्स 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, बढ़ते चले जाएं, लेकिन जो आपके बिजनेस रूल्स और कंस्ट्रेंट्स हैं वो उसी तरह काम करें जिस तरह वो एक यूजर के अकॉर्डिंगली कर रहे थे। ठीक है, यहाँ से उन्होंने एक एग्जाम्पल क्या दिया कि कंसिस्टेंसी से हम को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक ये कि डेटा करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट होना चाहिए यानी कि अगर एक डेटा मल्टीपल जगह यूज हो रहा है मल्टीपल टेबल्स में, तो हर जगह उसकी एक ही वैल्यू हो। ऐसा ना हो कि एक जगह प्रोडक्ट 10 शो हो रही है कि स्टॉक में 10 पड़ा है, एक जगह शो हो रही है कि स्टॉक में 8 पड़ा, तो दैट इज ये इनकंसिस्टेंट स्टेट है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरे हमारे पास क्या है कि डुप्लीकेटेड डेटा कॉन्फ्लिक्ट ना करे, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। लेट सपोज कि हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की के केस में डेटा डुप्लीकेट होता है। ऐसे ही होता है कि जो प्राइमरी की है, लेट सपोज एक प्रोडक्ट की प्राइमरी की है, अब वो प्रोडक्ट 3 और टेबल्स में यूज हो रही है, तो हम उसकी फॉरेन की यूज करेंगे। तो फॉरेन की वैल्यूज पी के वाली ही होनी चाहिए। मतलब अगर प्रोडक्ट की मेरे पास 1 है और वो प्रोडक्ट मल्टीपल टेबल्स में यूज हो रही है एज अ फॉरेन की, तो हर जगह फॉरेन की वैल्यू उस प्रोडक्ट के लिए 1 ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एक टेबल में 1 हो, दूसरी टेबल में 2 हो। ठीक है, तो हमारे पास जो रियल वर्ल्ड चीजें हैं उसी की इम्प्लीमेंटेशन आपकी डीबीएमएस में होनी चाहिए। Our transaction should transform database from one consistent state to another consistent state may be inconsistent for temporary basis। अच्छा, अब मीनवाइल क्या हो रहा है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन आपके डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट पे ले जाए। लेट सपोज मेरे पास 10 प्रोडक्ट स्टॉक में 10 काउंट था प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये हर जगह 10 वैल्यू है, जहां जहां वो प्रोडक्ट यूज हो रही है उसकी वैल्यू स्टॉक में 10 अब एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई। लेट सपोज एक यूजर आया, उसको प्रोडक्ट चाहिए थी, तो हमने क्या किया, उसको 5 की क्वांटिटी में चाहिए था, हमने 5 उसको दे दी। और अपने सिस्टम में अब जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो अभी वो क्या कर रहा है, जैसी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होगी हर जगह जहां जहां वो प्रोडक्ट है उसको वो 1 बाय 1 जाके क्या करेगा, उसकी वैल्यू को 5 करेगा। तो हम एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट पे मूव कर रहे हैं। मीनवाइल जब तक वो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली 100% कमिट नहीं हो जाएगी, उस टाइम पे कुछ टेम्परेरी बेसिस पे सिस्टम अनकंसिस्टेंट स्टेट पे रहेगा। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन पूरी प्रॉपरली कमिट हो जाएगी, वो हमारे पास स्टेट क्या हो जाएगा, एक कंसिस्टेंट स्टेट से हम दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, हमारे पास ट्रांजेक्शन के 2 मोड होते हैं, या तो ट्रांजेक्शन टर्मिनेट होगी या ट्रांजेक्शन एंड हो जाएगी। इट में कमिट और अबॉर्ट। अगर ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है तो हम उसको कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन कमिटेड सक्सेसफुली। और ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते वक्त अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो गई है। ठीक है, लेट सपोज हम फंड ट्रांसफर की एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक अकाउंट से फंड लेकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अगर तो वो फंड ट्रांसफर प्रॉपरली हो जाता है तो क्या होगा, जहां से लेट सपोज एक मेरे पास बैंक अकाउंट है ए, एक मेरे पास बैंक अकाउंट है बी, मुझे बैंक अकाउंट ए से बैंक अकाउंट बी में फंड ट्रांसफर करना है, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। इसके लिए मैं डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगी। लेट सपोज अकाउंट ए वाला जो है वो अपना लॉगिन आईडी एंटर करके जो है वो अपना जो है वो सिलेक्ट करेगा कि किसको फंड ट्रांसफर करना है, तो वो बैंक अकाउंट बी को सिलेक्ट करेगा और जितना अमाउंट करना है वो सिलेक्ट करेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा। तो अब जैसे ही ट्रांसफर का बटन प्रेस होगा तो इस ट्रांजेक्शन के 2 ऑपरेशन होंगे। एक तो ये कि जितना फंड ट्रांसफर हुआ है वो बैंक अकाउंट बी में चला जाए, एडअप हो जाए, और बैंक अकाउंट ए में से माइनस हो जाए। तो अगर ये काम दोनों हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट हो गई। और कई दफा ऐसा होता है कि जब हम लेट सपोज मैं एचबीएल इंटरनेट एप्लीकेशन यूज कर रही होती हूँ, मैंने फंड ट्रांसफर किया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अपने, तो मीनवाइल उसने एरर दे दिया कि आपकी ये ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई है और आपकी ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड नहीं होती। उसका रीजन क्या था, मीनवाइल वो ट्रांजेक्शन जब वर्क कर रही थी इंटरनेट सर्वर डाउन हो गया। तो जब मेरा सर्वर डाउन हो गया तो वो ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीटली कमिट ही नहीं हो सकी, तो वो फिर उस केस में ट्रांजेक्शन रोल बैक होती है। रोल बैक मीन्स जब कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सकी तो वापस उस कंसिस्टेंट स्टेट पे वहां वापस चली जाएगी जहां से इनिशिएट हुई थी। तो उस केस में हम कह रहे हैं कि वो ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो गई है, रोल बैक हो गई और फिर दोबारा से स्टार्ट होगी अगर हमें जरूरत हुई दोबारा करने की, जब तक
कमिट नहीं हो सकती। तो हमारे पास 2 मोड ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे, या तो ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो अबॉर्ट हो जाएगी, और अबॉर्ट होने वाले केस में रोल बैक हो जाएगी, कोई पार्शियल स्टेट नहीं होगा। या तो ट्रांजेक्शन होगी या ट्रांजेक्शन नहीं होगी, हो गई तो कमिट, नहीं हुई तो अबॉर्ट, इन बिटवीन दिस कोई और स्टेट नहीं हो सकता। ट्रांजेक्शन टर्मिनेशन हमें क्या बता रही है, अदरवाइज डेटाबेस हैज टू बी ब्राउट इन प्रायर कंसिस्टेंट स्टेट। अगर अबॉर्ट हो गई है, कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उस केस में हमें डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस कंसिस्टेंट स्टेट पे लाना पड़ेगा, जहां पे उस ट्रांजेक्शन से पहले वो कंप्लीटली वर्क करता था। सच ट्रांजेक्शन इज रोल बैक और अनडन। ऐसी ट्रांजेक्शन जो अबॉर्ट हो गई है, जो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सकी, उसको हम रोल बैक करेंगे, यानी कि वापस कर देंगे। committed transactions cannot be undone, compensating transaction। जो ट्रांजेक्शन कमिट हो गई है, हम उसको दोबारा से रोल बैक नहीं कर सकते। अगर मैंने किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, फंड ट्रांसफर हो गया गलती से, तो मैं उसको दोबारा से अब रोल बैक नहीं कर सकती, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन कमिट हो चुकी है। ट्रांजेक्शन बाउंड्रीज क्या होंगी हमारे पास, मीन्स मीन एंड एंड ऑफ ट्रांजेक्शन, जहाँ पे हम बाउंड्री डिफाइन कर लें कि कहाँ जाके हमारी ट्रांजेक्शन एंड होगी। और ये हमारे पास किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जनरली हमारे प्रोग्रामर की, जो कोड कर रहे होते हैं वो कोड करते वक्त डिफाइन करेंगे कि ट्रांजेक्शन की बाउंड्री क्या होगी। यूजली ये डीबीएमएस टू डीबीएमएस भी वेरी वेरी होती है। अच्छा जी, एसेट प्रॉपर्टीज, अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजेक्शंस, तो हम बात कर रहे होते हैं एसेट प्रॉपर्टीज की। एसेट प्रॉपर्टीज कि जब कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट, एसिड का मतलब है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंट, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ACID। ए क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, एटॉमिसिटी, एटॉमिक ट्रांजेक्शन हो, या तो हो या ना हो। अगर उस ट्रांजेक्शन के मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, तो वो सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो, या तो कुछ भी ना हो, कोई पार्शियल स्टेट ना हो। Atomicity, this implies indivisibility. Any indivisible operations, one which are either complete fully or not at all, is said to be atomic. Transaction होगी तो पूरी होगी, वरना नहीं होगी, कोई partial state नहीं होना चाहिए। Second point is consistency. Consistency क्या बता रही है कि आपने जहां जहां ट्रांजेक्शन है, उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जहां जहां डेटाबेस में पड़ रहा है, हर जगह आप उसको जाके अपडेट करेंगे। A transaction must transition persistent data from one consistent state to another. If a failure occurs during processing, the data must be restored to the state it was in prior to the transaction. आप ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसी ट्रांजेक्शन कमिटेड हुई, उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जहां जहां डेटाबेस पे होगा, हर जगह जाके अपडेट होना चाहिए। ऐसे ना हो कि वही अगर प्रोडक्ट के स्टॉक की एंट्री 5 जगह है, तो वो 3 जगह हो, 2 जगह ना हो, तो वो हमारे सिस्टम को इनकंसिस्टेंट स्टेट में ले आएगा। तो कंसिस्टेंसी हमें ये क्या क्या बता रही है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो, उस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपके डेटाबेस में जहां भी हो, आप उसको हर जगह उस टेबल पे जाके अपडेट करें, सो दैट हमें हर जगह से अपडेटेड वैल्यू मिले। और अगर प्रोसेसिंग के दौरान कोई फेलियर आ जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि फंड ट्रांसफर एप्लीकेशन, फंड ट्रांसफर करते वक्त ट्रांजेक्शन में कुछ फेलियर आ गया, इंटरनेट नहीं चला, तो ऐसा ना हो कि लेट सपोज मुझे 5,000 ट्रांसफर करने थे अपने अकाउंट से अपने दूसरे अकाउंट में, तो 5,000 में से इंटरनेट चलते चलते ट्रांजेक्शन अभी होना शुरू हुई, 3,000 उसने कर दिए, 2,000 नहीं किए, ऐसा नहीं होगा। होंगे तो पूरे के पूरे 5,000 एक साथ होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो कंसिस्टेंसी क्या बता रही है कि ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते वक्त आप एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरे कंसिस्टेंट स्टेट की तरफ जाएं। थर्ड वन इज आइसोलेशन। ट्रांजेक्शन शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ अदर ट्रांजेक्शन। लेट्स सपोज मैंने एसबीआई इंटरनेट की एप्लीकेशन यूज की, सर्वर तो एक ही है, मैंने वहां से फंड ट्रांसफर करना है, मीनवाइल किसी और यूजर ने कोई और ट्रांजेक्शन परफॉर्म की अपनी बैलेंस हिस्ट्री समरी की, तो मेरी ट्रांजेक्शन किसी और की ट्रांजेक्शन से इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेट सपोज अगर आप लोग अपना असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं कीट एलएमएस पे, मीनवाइल मैं कीट एलएमएस पे अपने लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तो मेरी ट्रांजेक्शन और आपकी ट्रांजेक्शन आपस में एक दूसरे से को इफेक्ट ना करें। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन आइसोलेशन में वर्क करनी चाहिए, मतलब मैं जो और एक इल्यूजन मिलनी चाहिए यूजर को कि लेट सपोज मैं जब सिस्टम यूज कर रही हूँ, तो मुझे ये फील आना चाहिए कि मैं आई एम द ओनली यूजर हु इज यूजिंग दैट सिस्टम।
ठीक है, जैसे अगर हम गूगल की एग्जांपल लें तो जब हम गूगल पे काम कर रहे होते हैं, कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो वो जब हमें रिट्रीव करके ला रहा होता है, हमें ये लग रहा होता है कि वी आर द ओनली यूजर जिसको यूजर सर्व कर रहा है, जबकि एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर सेम डेटा सर्वर से डेटा रिट्रीव कर रहे होंगे। तो आइसोल्यूशन क्या कह रही है कि हमारे पास ट्रांजेक्शन आइसोल्यूशन में सेपरेट चलनी चाहिए, कि एक दूसरे की ट्रांजेक्शन दूसरे यूजर की ट्रांजेक्शन से ओवरलैप ना हो। ड्यूरेबिलिटी, चेंजेस बाय ट्रांजेक्शन आर परमानेंट। जो चेंजेस आपने किए हैं वो परमानेंट हो, जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई है, ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने के बाद जो चेंजेस हैं वो परमानेंट हो। ऐसा ना हो कि टेम्परेरी बेसिस पे हो, परमानेंटली जाके वो हर जगह उस ट्रांजेक्शन के जो इफेक्ट है उसको जाके आपके टेबल पे, आपके जितने भी टेबल्स हैं उस पे जाके स्टोर करें। Once a transaction has successfully committed, state changes committed by that transaction must be durable and persistent, despite any failures that occur afterwards. Let's suppose मैंने एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, एक वही वाली एग्जांपल लेते हैं, अकाउंट ऐसा अकाउंट बी में कुछ फंड ट्रांसफर किया, फंड ट्रांसफर जैसे ही हो गया, ट्रांजेक्शन कमिट हो गई, फंड ट्रांसफर होते के साथ ही सर्वर डाउन हो गया, लेकिन मेरा सिस्टम उस केस पे अपना जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट मेंटेन रखेगा। ठीक है, दैट इज ड्यूरेबिलिटी। ऐसा ना हो कि उस फेलियर की वजह से जो ट्रांजेक्शन लेटेस्ट कमेंट हुई है उसको भी वो अफेक्ट करे या चेंज करे। ये हमारे पास 4 एसेट प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्वेश्चन है? ओके क्लास, तो ये हो गई हमारे पास एसेट प्रॉपर्टीज। ये वाला लेक्चर हमारा टोटली जो है वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। ओके, डेटाबेस अपडेट्स। डेटाबेस अपडेट्स क्या कह रहे हैं? अच्छा, कि जब कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है एग्जीक्यूट होना, तो फौरन तो कमिट नहीं होती, क्योंकि हमने देखा है कि एक ट्रांजेक्शन में वी कैन हैव मल्टीपल ऑपरेशंस। तो वो ट्रांजेक्शन बेसिकली कुछ टाइम के लिए रैम के एक बफर एरिया होता है वहां जाके स्टोर होती है, और फिर उसके बाद आपके डेटाबेस में जाती है। मींस आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उसका इफेक्ट फौरन डायरेक्ट आपके डेटाबेस में नहीं जाता। वो ट्रांजेक्शन कहाँ जाती है? कुछ टाइम के लिए रैम के बफर एरिया में रहती है, और फिर उसके बाद डेटाबेस में ट्रांसफर होती है। और इस ट्रांसफर के बीच में कुछ डिले भी आ सकता है, देयर मे बी सम डिले बिटवीन द टू। इफ अ क्रैश अकर्स, वो जो डिले आता है, लेट्स सपोज मैंने ट्रांजेक्शन कमिट की, कमिट होने के बाद वो ट्रांजेक्शन रैम के बफर में रही, और मीनवाइल जब वो डेटाबेस में ट्रांसफर हो रही थी या ट्रांसफर अभी नहीं हुई थी, उस दौरान कोई फेलियर आ गया, कोई क्रैश आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से हमारा डेटाबेस कहाँ चला जाएगा? इनकंसिस्टेंट स्टेट पे चला जाएगा। मींस वो जो रैम में रखा, वो बफर में रखी हुई वो जो अपडेट थी, वो हमारे डेटाबेस से तक ट्रांसफर नहीं हो सकी। ट्रांजेक्शन तो कमिट हो गई, लेकिन वो डेटाबेस में परमानेंटली हमारे जो है वो स्टोर नहीं हो सकी।
जब फिर हम उसको रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे DBMS हैज टू आइडेंटिफाई इट, उसको आइडेंटिफाई करेगा और रिकवर करेगा इनटू सम कंसिस्टेंट स्टेट। अब वो कंसिस्टेंट स्टेट कुछ ट्रांजेक्शन का डाटा अगर उसको मिल जाएगा तो वो उस ट्रांजेक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट करके कमिट होने के बाद फिर उसको ट्रांसफर करेगा, या अगर वो कम्प्लीटली फेल हो गई ट्रांजेक्शन तो फिर उस केस में क्या करेगा, उससे पहले वाला जो कंसिस्टेंट स्टेट था उसी को मेंटेन करेगा। तो वो जो डिले आता है और उस डिले के दौरान अगर कोई क्रैश आ जाए सिस्टम में तो फिर क्या होगा, हमारे पास DBMS क्या करेगा, रीस्टार्ट होगा और जो है वो DBMS को कंसिस्टेंट स्टेट पे वापस लेकर आएगा। अच्छा, अब रीजंस ऑफ फेलियर क्या क्या हो सकते हैं जब हम क्रैश की बात करें, तो क्रैश कैन बी ड्यू टू एनी ऑफ दीज रीजन। इट कैन बी नेचुरल डिजास्टर, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक आ गया, आपका सर्वर जहाँ रखा था, कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिसकी वजह से, वेदर कंडीशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम आपका अफेक्ट हो गया। सबरडैज मीन्स कि किसी ने खुद जाके कुछ टेम्परिंग करी है, खुद जाके किसी ने जो है वो आपके डेटा को इनकंसिस्टेंट कर दिया है। जैसे कई दफा ऐसा होता है ना कि टैप वगैरह या कुछ ऐसा डाटा जो होता है सेंसिटिव डाटा, उसको जो है कहते हैं कि उस डाटा को जो है वो डैमेज कर दिया गया जानबूझ के। ठीक है, अक्सर ऐसी चीजें सुनने में आती हैं ये चीजें, और बहुत जो है वो अपर लेवल पे भी ये चीजें सुनने में आती हैं कि डाटा को डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको डैमेज कर दिया गया जानबूझ के, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड डाटा होते हैं उसको डिलीट करने के लिए। इट कैन बी ड्यू टू द केयरलेसनेस एज वेल, आपने केयर नहीं की उसको प्रॉपर्ली, कहीं जो है वो बैकअप एंड रिकवरी मेंटेनेंस नहीं रखी आपने कि बैकअप भी लेते रहे डाटा का। डिस्क क्रैश हो गई, जहाँ जिस डिस्क पे डाटा पड़ा था आपकी हार्ड डिस्क की क्रैश हो गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर एरर, कोई एरर आ गया आपके सॉफ्टवेयर में। जनरली इम्प्रॉपर शटडाउन ऑफ DBMS, आपने अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सर्वर को प्रॉपरली क्लोज नहीं करा, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसको हम सिस्टम फेलियर या क्रैश कह रहे हैं। अब अगर इनमें से कोई चीज हो गई है तो उसको रिकवर कैसे करें? जब जब सिस्टम क्रैश होगा आपका बफर में रखा हुआ डाटा लॉस हो जाएगा, बट द डिस्क कॉपी इज सेफ। अगर आप अपनी डिस्क को कहीं कॉपी कर रहे हैं तो वो सेफ होगा कि आप बैकअप लेते जा रहे हैं। हर पर्टिकुलर टाइम के बाद जो जो ट्रांजेक्शन होती चली जा रही हैं आप उसका बैकअप लेके कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप रैम में रखे हुए पे फोकस कर रहे हैं तो जैसे आपका सिस्टम क्रैश होगा तो रैम में रखा हुआ डाटा तो वैसे ही चला जाएगा। नीड टू डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन दैट नीड टू बी रीडन और अनडन, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनको आपने रीडन करना है या अनडन करना है, कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिसको आप दोबारा परफॉर्म करेंगे और कौन सी ऐसी हैं जिनको आप अनडन करवाना चाह रहे हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ट्रांजेक्शन को आपने दोबारा से रन करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्रिएट करेंगे लॉग फाइल का कॉन्सेप्ट। वो लॉग फाइल क्या कर रही है, टूल यूज फॉर डेटाबेस रिकवरी, जिसमें ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आप सेव कर रहे होंगे अपनी लॉग फाइल में। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन स्टार्ट, ट्रांजेक्शन कमिट्स और ट्रांजेक्शन अबॉर्ट्स और उसकी तमाम डाटा एंट्रीज, ये सारी फाइल, ये चीजें आप कहाँ रख रहे होंगे, ये सारी चीजें आप लॉग फाइल में रख रहे होंगे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, वो ट्रांजेक्शन कमिट हुई या अबॉर्ट हुई, और उसकी डाटा एंट्रीज कौन कौन सी थी। जब ये ट्रांजेक्शन हुई तो उसने डाटा बेस में कौन कौन सी टेबल पे जाके कहाँ जाके अपडेशन की। लेट्स सपोज रीड एक्स, एक कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप पास करेंगे लोकल वेरिएबल x में, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगेन एक आपने राइट का मेथड कॉल किया x, जिसमें x एज अ लोकल वेरिएबल कॉल हो रहा है, y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 15, राइट y एंड कमिट, दैट इज अ ट्रांजेक्शन। जब ये एक रीड और एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, उसको हमने कमिट कर दिया। ठीक है, लेट सपोज हम कह रहे हैं x की वैल्यू 50 है तो 50 प्लस 5 55 रीड करेगा, और हम कह रहे हैं कि y की वैल्यू 10 है और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 है, बेसिकली यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है, 3 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ट्रांजेक्शन ने y पे क्या किया 30 राइट कर दिया, तो t हमारे पास क्या हो गया कमिट, ये ट्रांजेक्शन कमिट हो गई सक्सेसफुली, इसको जाके हमने अपडेट कर दिया, x की वैल्यू 55 रीड की और y की वैल्यू 30 राइट कर दी। ठीक है, राइट सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, फॉर अ राइट ऑपरेशन एंट्री इज मेड इन लॉग फाइल्स इन रैम। हम जब भी कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो एंट्री सबसे पहले हमारे पास लॉग फाइल में रैम में स्टोर होती है। जैसे ही वो कमिट होती है डेटाबेस बफर सबसे पहले अपडेट होता है और फिर वो लॉग फाइल कहाँ जाती है, वो लॉग फाइल हमारे पास मूव हो जाती है हमारी
डिस्क में रखी हुई लॉग फाइल जो डीबीएमएस के लॉग है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। मीन्स आप जब भी कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो राइट ऑपरेशन कभी भी डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होता, वो आपकी रैम की एक लॉग फाइल में जाके स्टोर होता है और फिर वहां से आपके एक्चुअल डीबीएमएस में ट्रांसफर होता है। देन राइट इज परफॉर्म फ्रॉम डीबी बफर टू, वो बफर इज मूव टू डिस्क, और फिर उसके बाद वो जो डीबी बफर में रखा हुआ डेटा है वो आपके डिस्क में, आपके हार्ड डिस्क में जाके फिर फाइनली जो है वो ट्रांसफर होता है। रिकवरी सीक्वेंस हमारे पास क्या होगी, अगर हमारे पास सिस्टम क्रैश हो जाता है तो जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो रिकवरी मैनेजर क्या करेगा, सबसे पहले उस लॉग फाइल को एग्जामिन करेगा कि लॉग फाइल में ट्रांजेक्शन का स्टेट क्या था। ट्रांजेक्शन विद बिगिन एंड कमिट टू बी रीडन, वो ट्रांजेक्शन जो कि बिगिन और कमेंट आपने करनी है आप उसको दोबारा से परफॉर्म करेंगे लॉग फाइल से उठा के। नो एक्शन फॉर बिगिन एंड अबॉर्टेड, और जिन ट्रांजेक्शन के साथ बिगिन एंड अबॉर्टेड वाला स्टैंड की स्टार्ट तो हो गई लेकिन अबॉर्ट हो गई, आप उसके लिए कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, उसको दोबारा से रीडन नहीं करेंगे। हाँ, वो ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट हो गई थी और कमिट भी हो चुकी थी लेकिन डेटाबेस पे उसका इफेक्ट नहीं आया था तो उन ट्रांजेक्शन को आप दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। ये तब बता रहे हैं कि जब कोई फेलियर आ जाएगा। वो जो डिले वाली बात थी, लेट सपोज मैंने एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई, कंप्लीटली कमिट हुई और मेरे रैम की लॉग फाइल में जाके स्टोर हो गई। लॉग फाइल से वो कहाँ गई, हमारे डीबीएमएस के बफर में। मीनवाइल जब वो ट्रांसफर हो रही थी सिस्टम में क्रैश आ गया, सिस्टम डाउन हो गया। अब क्या होगा, रिकवरी मैनेजर क्या करेगा, रिकवरी मैनेजर उस सिस्टम फाइल को, वो जो लॉग फाइल थी उसको, वो जो डीबीएमएस में उसने ट्रांसफॉर्म किया था वहां से उठाएगा, उसका स्टेटस चेक करेगा लॉग फाइल का क्या था। उसका स्टेटस था कि ये बिगिन भी हो गई थी और कमिट भी हो चुकी थी, तो फिर उस ट्रांजेक्शन को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको डीबीएमएस में ट्रांसफॉर्म करेगा। चेक पॉइंट, चेक पॉइंट क्या होगा, हर थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे अपनी लॉग फाइल में कि हमें कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजों को रीडन करना है। चेकपॉइंट रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इन लॉग फाइल एट सर्टेन इंटरवल, हर थोड़ी देर बाद हम कोई रिकॉर्ड जो है वो लॉग फाइल में जो है वो इनपुट कर रहे हैं कि लॉग फाइल में ये डाटा जाता रहे कि अगर फेलियर आ जाए तो वो लॉग फाइल से वो फेलियर की बेसिस पे हमारा रिकवरी मैनेजर उसको रिकवर कर सके। हम अपने जो है डीबी बफर को मॉडिफाई कर रहे होते हैं डिस्क में। ऑल लॉग रिकॉर्ड फ्रॉम बफर टू डिस्क, जितने भी लॉग के रिकॉर्ड्स होते हैं फिर उसको बफर से डिस्क में आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करते हैं। Writing a checkpoint record to log, log record mentions all active transactions at the time, कि हमारे पास अभी एक्टिव ट्रांजेक्शन कौन सी मौजूद है। ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव अ स्टार्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन लॉग, हमने एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट की टी स्टार्ट। जब राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट अ लॉग रिकॉर्ड टी एक्स ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू एंड मूव लॉग रिकॉर्ड टू फाइल, और ये रिकॉर्ड हमारे पास फाइल में मूव हो जाएगा। और फिर जब जब आपको रिक्वायरमेंट हो आप अपने डीबी को भी अपडेट कर सकते हैं। जब आप कमिट करेंगे टी कमिट तो वो कहाँ होगी, आपकी लॉग फाइल में अपडेट हो जाएगी वो ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन विद कमिट टू रीडू बाय कॉपिंग न्यू वैल्यूज, जब आपने किसी ट्रांजेक्शन को कमिट हो चुकी है जो ट्रांजेक्शन और आप उसको दोबारा से परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसकी न्यू वैल्यूज को कॉपी करना शुरू करेंगे कि जो रीड एंड आपने करना है वो किन न्यू वैल्यूज के साथ रीडू करना है। ट्रांजेक्शन्स विद अबॉर्ट और नो एंड अनडू बाय कॉपिंग द ओल्ड वैल्यू, और वो ट्रांजेक्शन्स जो अबॉर्ट हो चुकी हैं जिनको आपने दोबारा से रन नहीं करना उनको आप अपनी पुरानी वैल्यूज के साथ ही कॉपी करेंगे क्योंकि उन ट्रांजेक्शन्स को आप दोबारा से नई वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट नहीं करते। रिपीटेशन डज नॉट मैटर, चेक पॉइंट रिकॉर्ड कैन बी यूज, और इसके लिए आप चेक पॉइंट रिकॉर्ड को भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास इसकी डीबी रिकवरी की समरी क्या हुई, एन इम्प्रॉपर शटडाउन में डैमेज डेटाबेस कंसिस्टेंसी, डेटाबेस काम करते करते एकदम से बंद हो गया ड्यू टू एनी रीजन, कोई नेशनल डिजास्टर आ गया, कोई जानबूझ के किसी ने जो है कुछ डैमेज कर दिया, कुछ चेंजेस कर दिए, तो उसकी वजह से हमारे पास डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट पे चला जाएगा। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट कर लेंगे ताकि अजान कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
ओके क्लास, अच्छा हमारे पास मीटिंग भी एंड होने वाली है, जैसी मीटिंग एंड होगी सेम मीटिंग आईडी पे फौरन से रीज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो जब जब हमारे पास कोई इम्प्रॉपर शटडाउन होगा तो हमारे पास डेटाबेस जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट पे चला जाएगा, और हमें उस इनकंसिस्टेंट स्टेट को आइडेंटिफाई करना है, उसको डिटेक्ट करना है, और फिर उसको डेटाबेस को दोबारा से कंसिस्टेंट स्टेट पे लाना है, सो दैट वो हमें अपडेटेड वैल्यूज दे। ये कैसे होगा? लॉग फाइल कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल अपडेट। लॉग फाइल में तमाम की तमाम अपडेट्स हमारे पास स्टोर हो रही होंगी। अपडेट्स में भी डेफर्ड और इमीडिएट रिकॉर्ड एंट्रीज, और ये हमारे पास वेरी कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी अपडेट्स भी होंगी जिनको हम कुछ टाइम के लिए जो है कहेंगे ठीक है, जैसे हमारे पास ये विंडोज अपडेट का जो आता है कि आपने जो है इसको अभी करना है, अपडेट करना है, या आप बाद में करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसको कुछ देर के लिए डेफर कर दें कि अभी हमें फौरन नहीं चाहिए। इट कैन बी इमीडिएट। कुछ अपडेट्स ऐसी होती हैं जो इमीडिएट होती हैं, जिसके लिए वो आपसे ऑप्शन भी नहीं पूछता, वो सिर्फ आपको बताता है कि आपका सिस्टम जो है वो जो है रीस्टार्ट होगा विद इन कुछ टाइम फ्रेम, बता देता है कि इस टाइम में आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा ड्यू टू दिस अपडेट। और कुछ ऐसी होती हैं जो डेफर्ड होती है, जिसमें वो पूछ रहा होता है कि एक अपडेट रिक्वायर्ड है, आप क्या चाह रहे हैं कि ये अपडेट अभी हो या मे बी लेटर। तो वो इस तरीके की अपडेट्स आपको दे रहा होता है। तो इट कैन बी अपडेट्स कैन बी डेफर्ड और कैन बी इमीडिएट। इमीडिएट वो अपडेट्स होंगी जिनको फौरन एग्जीक्यूट होना होगा, और डेफर्ड में वो यूजर को ये ऑप्शन देता है कि यूजर से वो पूछ ले कि इस अपडेट को फौरन से अपडेट करना है या तो कुछ टाइम बाद। ट्रांजेक्शन्स आर रीडन और अनडन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। आप लॉग फाइल से अपनी ट्रांजेक्शन्स को रीडन और अनडन कर सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया और सिचुएशन। चेक पॉइंट्स हेल्प इन एफिशिएंट डेटाबेस रिकवरी। चेक पॉइंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी एफिशिएंट डेटाबेस रिकवरी के लिए हेल्पफुल होता है। जी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब जो डेटाबेस रिकवरी, जो हमने दो पार्ट्स पढ़े थे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के, फर्स्ट वन इज डेटाबेस रिकवरी एंड सेकंड वन इज कंकरेंसी कंट्रोल। तो डेटाबेस रिकवरी हमने डिस्कस कर ली है। द नेक्स्ट वन इज कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी एक्स्ट्रा करंट क्या कह रही है कि जब मल्टीपल यूजर सेम डाटा या सेम डेटाबेस को यूज करें, so that is called concurrent control। कंकरेंट कंट्रोल रिक्वायर्ड होगा। कंकरेंट मींस अगेन आप भी कीट एलएमएस को यूज कर रहे हैं, मैं भी कीट एलएमएस को यूज कर रही हूँ, मैं अपने मार्क्स एंट्री कर रही हूँ, आप अपने असाइनमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले हो सकते हैं कोई और टास्क परफॉर्म कर रहे हो। तो से मल्टीपल यूजर सेम डेटाबेस को एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं। तो जब मल्टीपल यूजर सेम डेटाबेस को एट अ टाइम एक्सेस कर रहे होंगे, सो वी शुड हैव अ कंट्रोल मैकेनिज्म जो हर यूजर की नीड को उनके अकॉर्डिंगली हेल्प आउट कर रहा होगा। कंकरेंट एक्सेस की वजह से डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है, जब हम अगर बैंक की एग्जांपल लें कि एक जो है वो विड्रॉ करवा रहे हैं, एक डिपॉजिट करवा रहे हैं। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन से ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले।